नमस्कार बच्चों, मैं माखन सातपुते यूट्यूब चैनल मोर स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एफओजी फंक्शन क्या होते हैं, जीओएफ फंक्शन क्या होते हैं। आज हम उन्हीं फंक्शन से रिलेटेड प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो इसका क्वेश्चन क्रमांक 3 है। यह बोल रहा है कि जीओएफ और एफओजी ज्ञात कीजिए, और साथ ही साथ हमें फंक्शन दिया था कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ एक्स है और जी एक्स की जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ 5x-2 है। अभी ये एफ एक्स का मान है, जी एक्स का मान है, इन दोनों मानों की सहायता से हमें इसका जीओएफ और एफओजी ज्ञात करना है। तो आइए कोशिश करते कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जी एक्स इज इक्वल टू 5x-2 मॉड में। अभी हमें क्या करना है, जी एक्स, और चूंकि ये एक्स के टर्म में है फलन, तो हम यहाँ पर जी ओ एफ के साथ में एक्स यूज करेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसे लिखने का जो तरीका होता है हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसको लिखा जाता है आपका जी एफ एक्स, और ये जी जैसा का वैसा लिखेंगे फिर से, और एफ एक्स का मान है मॉड ऑफ एक्स, इसको ऐसा लिखा जाएगा। और हमने यहाँ देखा कि जब यहाँ g के साथ में x होता है तो यहाँ पे पूरे मॉड में 5x-2 होता है। अब यहाँ पर g के साथ में मॉड ऑफ x ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर ये हो जाएगी मॉड 5x की वैल्यू जो है वो है मॉड ऑफ x, छोटा लगाना है इसको थोड़ा, और यहाँ पर -2, और ये होगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका एफ ओ जी, और चूंकि x की टर्म में है तो यहाँ पर भी यहाँ पर x लगाना है। आगे देखते हैं इसको लिखने का तरीका, पिछली वीडियो में आप देख चुके हो। f और यहाँ पर आ जाएगा आपका gx, और चूंकि आपको f जैसा का वैसा gx का मान जो है मॉड ऑफ 5x-2 होगा। अब हमने यहाँ देखा था कि जब यहाँ f के साथ में x होता है तो यहाँ पर पूरे का मॉड ऑफ x हो जाता है। अभी यहाँ पर f के साथ में पूरा इतना दिया है तो इतने पूरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो ये मॉड हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक मॉड ऑलरेडी है तो यहाँ पर डबल मॉड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5x-2, और ये डबल मॉड। और यदि इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ये जो डबल मॉड है ये सिंगल मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉड एक ही यहाँ पे काम करेगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि दो फंक्शन अगर हमको अलग अलग दिए हैं तो इसका एफ ओ जी जीओएफ कैसे फाइंड करना है, और बहुत ही सरल तरीका है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था और इस वीडियो में भी समझा, सरल है। अभी प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं कि कारण बताइए कि क्या फलन का जो प्रतिलोम है, और यदि है तो हमें बताना है कि भाई कौन सा प्रतिलोम है। तो यहाँ पर एक फलन देके रखा हुआ है कि यहाँ पर f सच दैट 1 2 3 4 और टेंस टू 10, और यहाँ पे इस फलन में अगर हम उसको कन्वर्ट करते तो एक की वैल्यू 10 के साथ, दो की वैल्यू 10 के साथ, तीन की वैल्यू 10 के साथ, चार की वैल्यू 10 के साथ। अर्थात प्रश्न में अगर हम समझते हैं तो कोई एक फलन है f, और साथ ही साथ इस फलन में ये कहा है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन में 1 2 3 4 वैल्यू है, और इसके को डोमेन में केवल एक वैल्यू 10 है। अर्थात कि यहाँ से जो भी वैल्यू हम लेते हैं उसका हर बार आंसर हमें क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। और इसी चीज को प्रश्न ने एक फंक्शन बनाकर दिया है कि 1 के साथ में भी 10 आता है, 2 के साथ में भी 10 आता है, और 3 के साथ में भी 10 आता है, 4 के साथ में भी 10 आता है। ठीक है, और चूंकि ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि ये जो फलन है ये प्रतिलोम फलन है या नहीं। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि प्रतिलोम फलन या जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है उसकी एक शर्त होती है कि अगर कोई फंक्शन प्रतिलोम हो तो वह एकेकी भी होना चाहिए और साथ ही साथ आच्छादक भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो फलन है ये एकेकी है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे f की जो वैल्यू है हम यहाँ पर बारी बारी से मान रखेंगे। तो जैसे हम f1 का मान अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये 10 आएगा, उसी तरह हम f2 का मान निकालते हैं तो 10 आएगा, फिर हम f3 का मान निकालते हैं तो फिर से 10 आएगा, और यदि उसी तरह हम f4 का मान निकालते हैं
तो फिर से 10 आएगा। अभी यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि जब हम 1 रखते हैं तो भी उसका आंसर 10 ही आता है, जब हम 2 रखते हैं तो भी 10 ही आता है, जब 3 रखते हैं तब भी 10 आता है, जब हम 4 रखते हैं तब भी 10 ही आता है। मतलब यहाँ पर आपके मान हर बार बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू आ रही है वो हर बार 10 ही आ रही है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4, इन सभी की जो वैल्यू है 10 है। अर्थात यहाँ पर आपने देखा होगा कि 1-1 फलन यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं 1-1 फलन? क्योंकि 1 बराबर नहीं होता है 2 के, 2 बराबर नहीं होता है 3 के, और 3 बराबर नहीं हो सकता 4 के। अर्थात कोई भी फलन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही वैल्यू 1-1 की जो शर्त होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का मान सॉरी 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस फलन का भी मान 10 है, इस फलन का भी मान 10 है, इस फलन का भी मान 10 है, इस फलन का भी मान 10। यहाँ पर हर वैल्यू क्या हो रही, एक ही आ रही है, और जो मान है उसके हर बार बदलते चले जा रहे हैं। मेनी टू 1 फंक्शन, ना कि 1-1 फंक्शन है। इसीलिए हम बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है f इज नॉट 1-1 फंक्शन। अब चूंकि ये जो फंक्शन है 1-1 फंक्शन नहीं है, तो हम इसके आगे भी नहीं जाएंगे, और यहाँ पर हम बोल देंगे कि ये जो फलन है ये इसका प्रतिलोम है निकालना मतलब सार्थक नहीं, क्योंकि 1-1 फंक्शन नहीं है तो ये आच्छादक भी नहीं होगा, और जब आच्छादक भी नहीं होगा तो इसका प्रतिलोम भी नहीं निकलेगा। तो ये फलन जो है ये f इज 1-1 इज नॉट 1-1 फंक्शन। अब चूंकि ये जो फंक्शन है ये 1-1 नहीं है या एक ही नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ये फलन दिया है हमें, यह फलन का प्रतिलोम भी शामिल नहीं होगा। या हम लिख भी सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि फलन f का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। आइए प्रश्न क्रमांक 7 हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया है कि f(x) कोई फलन है 4x + 3, और यहाँ पर बोला है कि ये जो फलन है ये r से r पर कंटिन्यू है या प्रसारित है या परिभाषित है। यहाँ पर इसका जो डोमेन है ये भी r है, और इसका जो कोडोमेन है ये भी r है। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक व्युत्क्रमणीय है, और चूंकि व्युत्क्रमणीय है तो हमें इसका एक प्रतिलोम भी होगा, वो उस प्रतिलोम को फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि पिछले वीडियो में कि व्युत्क्रमणीय जब कोई फलन होता है तो वो 2 शर्तों को पूरा करता है। पहली शर्त ये होती है कि जो f(x) होगा ये 1-1 फंक्शन होगा, और दूसरी शर्त ये होगी कि जो f(x) है ये ऑन-टू फंक्शन होगा। अर्थात कि f(x) 1-1 भी होना, अर्थात एक भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आच्छादक भी होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। जहाँ पर दिया है कि सॉल्यूशन, यहाँ पर f(x) या ऐसा बोल सकते हैं कि जो f है ये r से r पर परिभाषित है, जहाँ पर f(x) का जो मान है वो है 4x + 3, और फॉर ऑल यहाँ पे जितने भी x है वो सारे के सारे किसके एलिमेंट है, r के। अब चूंकि यहाँ पर f(x) की जो वैल्यू है ये 4x + 3 दी हुई है, और हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये 1-1 फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन की हम क्या करते हैं कि माना कि x, y एलिमेंट है r के, तब x, y एलिमेंट है r के, तब ये हो जाएगा आपका f(x) = fy। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 3 = 4y + 3। इसको और सॉल्व करते तो +3 से +3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 4x = 4y, ये वाले 4 से ये वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा x = y। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जब x = y हो जाता है तो ये जो फंक्शन होता है ये 1-1 फंक्शन आ जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः f इज 1-1 फंक्शन। अब दूसरी शर्त लेकर चलते हैं कि ये जो फंक्शन f है ये
ऑन टू फंक्शन भी होगा। क्यों ऐसा सिद्ध कर रहा है? क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमणी की शर्त ही होती है कि वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, साथ ही साथ वो ऑन टू भी होना चाहिए। तो इसी को लेकर चलते हमने पुनः माना कि y एलिमेंट है R का तब, और जब ये y एलिमेंट R का है, चूंकि हमें अक्षादक बताना है तो अक्षादक की जो शर्त होती है कि fx का जो मान होगा ये y के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पर fx की वैल्यू लेकर चलते हैं। fx का जो मान है ये दिया है यहाँ पे 4x + 3 इजिकल टू आ गया y। यहाँ से हम x का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4x इजिकल टू y - 3। 4 को ट्रांसफर करते ही मल्टीपल का है तो डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल जाएगी y - 3 डिवाइडेड बाय 4, ये निकल गया x का मान। अब चूंकि यहाँ y एलिमेंट R का है तो ये वाला जो x होगा ये भी एलिमेंट होगा R का, तो यहाँ लिखेंगे हम कि चूंकि y एलिमेंट है R का तो कॉमा x भी x इक्वल टू y - 3/4 भी एलिमेंट होगा किसका? R का। अब हमने देख लिया कि x और y दोनों के दोनों ही जो है एलिमेंट R के हो गए। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो fx है इसकी जो वैल्यू है ये y आना चाहिए, तो कोशिश करते हैं इसको लाने की। तो हम क्या करेंगे कि fx का मान लेकर चलते हैं। fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यू है आपकी 4x + 3, और चूंकि 4 और यहाँ पर हमने x का मान निकाल लिया पहले से, इस x का मान निकाल कर यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा कोष्टक में आपका y - 3 डिवाइडेड बाय 4 और +3 सेम टू सेम, ये वाला मल्टीपल का ये डिवाइड का दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये हो जाएगा आपका y - 3 और ये हो जाएगा +3, वाले -3 से ये वाला -3 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर लास्ट में बच जाता है y। अब देखिए यहाँ fx को लेकर चले थे हम y को सिद्ध कर चुके हैं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा fx = y। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तब हम बोल देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये ऑनटू फंक्शन है, अर्थात कि सेट ए के सारे एलिमेंट की जो इमेज है वो सेट बी में उपलब्ध है, या ये बोल सकते हैं कि सेट बी के एक भी एलिमेंट है जो खाली नहीं होंगे, सारे ही एलिमेंट की जो इमेज होगी हमें सेट ए में मिलेगी, अर्थात डोमेन में मिलेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि f इज ऑनटू फंक्शन। अब देखिए कि हमने बोला था कि ये जो f है ये व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय की शर्त हमने पढ़ी थी कि ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 भी होना चाहिए, साथ ही साथ ऑन टू भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दो शर्त पूरी कर दी कि ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी। अब चूंकि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये जो है एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यहाँ उसी चीज को हम लिख देंगे। अतः स्पष्ट है कि f व्युत्क्रमणीय है। अब f व्युत्क्रमणीय है, अब चूंकि ये व्युत्क्रमणीय है तो इसका कोई एक जो प्रतिलोम है ये भी विद्यमान होगा, अर्थात हम लिख देंगे कि f इनवर्स विद्यमान है। हमने देखा था कि ये जो फलन है ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, और जब ये व्युत्क्रमणीय है तो इसका जो इनवर्स होगा ये भी एक विद्यमान होगा। अब चूंकि ये विद्यमान होगा तो हमें इसे फाइंड करना है कि इसे कैसे निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि एक फलन मान लेते हैं कि कोई g टेंड्स टू ये r टू r कोई फलन है जो कि f इनवर्स है, या ये बोल सकते हैं कि fx का प्रतिलोम है। अब ये जो g है ये प्रतिलोम कब होगा? जब FOG और GOF की जो वैल्यू होगी वो एक तत्समक अवयव आएगी, जैसे पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। तो इस gx को हम r टू r हम इसको मान लेते कि यहाँ पे gy की जो वैल्यू है वो होगी, इसको हमने ये मान लिया, यहाँ पर इसका मान रखा चूंकि ये y है तो ये लिया हो गया है हमारा y - 3 डिवाइडेड बाय 4। अभी एक फलन ये है आपका और एक फलन ये है आपका। अब इन दोनों की सहायता से आप FOG और GOF दोनों ही आप निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते पहले GOF निकालने की कोशिश करते हैं। तो GOF को लिखने का तरीका हमने देखा था पिछली वीडियो में। GOF यहाँ पे आ जाएगा, G कोष्टक में आ जाएगा आपका FX, और G जैसा का वैसा फिर से, और FX का मान यहाँ पर रखेंगे। FX का मान है आपके पास में 4x +
3। अब हमने देखा था कि जब यहाँ पर y होता है g के साथ में, तब यहाँ पे y माइनस 3/4 होता है। सेम अब यहाँ पर g के साथ में पूरा 4x प्लस 3 है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर अब 4x प्लस 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस के 3, और चूंकि ये माइनस के 3 ऑलरेडी था तो ये माइनस के 3 नीचे ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में 4 था तो यहाँ पर 4 लिख दिया जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये प्लस 3 माइनस 3 दोनों कैंसिल, यहाँ पर बचेगा आपका 4x अपॉन 4, ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है x, और इसी x को हम बोल सकते हैं कि ये एक तत्समक वैल्यू प्राप्त हो जाती है x की। साथ ही साथ हम अब FOG निकालने की कोशिश करते हैं। तो FOG x कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा। इसको लिखने का तरीका आप देख चुके हो पिछले वीडियो में भी, कि f आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका gx, और चूंकि हमने x की प्लेस पर y माना है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका gy, और यहाँ पर f जैसा का वैसा gy की वैल्यू हम क्या माने हैं, हम माने हैं y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए कि जब यहाँ पर f के साथ में x होता है तब यहाँ पे 4x प्लस 3 होता है। सेम टू सेम अब उसी कंडीशन में अब यहाँ f के साथ में पूरा का पूरा y माइनस 3/4 है, तो इसकी प्लेस पर पूरा का पूरा लिखेंगे हम। तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा 4 इंटू कोष्टक में आ जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये कोष्टक में रहेगा, और साथ ही साथ प्लस के 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस के 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका y माइनस के 3, और चूंकि ये प्लस का 3 था तो ये प्लस का 3 फिर जैसा का वैसा हो जाएगा, और प्लस 3 से माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर बच जाएगा आपका y, और इसी को बोला जाता है IY, या इसी को बोल सकते हैं हम ये तत्समक मान हमें प्राप्त हो गए, या आइडेंटिटी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। और जैसे तत्समक वैल्यू आ जा रही है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि g ऑफ fx और साथ ही साथ FOGX की जो वैल्यू है यहाँ पर आ जा रही है आपकी, चूंकि रियल नंबर में आ रही है तो हम लिखेंगे आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब चूंकि दोनों की वैल्यू एक तत्समक वैल्यू आ गई, अब तत्समक वैल्यू आ गई तो हमने देखा था कि जब भी कोई फलन व्युत्क्रमणी कब कहलाता है, जब वो एक एक हो, आच्छादक हो, तब वो व्युत्क्रमणी फलन कहलाता है। अब व्युत्क्रमणी फलन है तो उसका एक प्रतिलोम भी विद्यमान होगा, और प्रतिलोम निकालने की शर्त के अकॉर्डिंग हमने उसको पूरा सॉल्व कर लिया है कि FOG और GOF दोनों की जो वैल्यू होगी एक तत्समक वैल्यू प्राप्त होती है, चूंकि आ रहा है। अब चूंकि इसकी जो तत्समक वैल्यू आ जा रही तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने ये जो फंक्शन मान के रखा हुआ है gy = y माइनस 3/4, ये जो फलन है ये इस fx का ही प्रतिलोम फलन है। तो हमें लिखेंगे कि gy y माइनस 3/4, ये क्या है, यहाँ पर प्रतिलोम फलन है, या इसी को लिखा जा सकता है, और f इनवर्स y y माइनस 3/4, ये जो फलन है ये इसका प्रतिलोम फलन है इस fx का, और दैट्स योर आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और आप किसी ज़रूरतमंद की अगर सहायता करना चाहते हो तो आप इसे शेयर कर सकते हो। आप इसे और लगातार वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।